Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, जैसा कि आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप सभी को MPSC 008 के दिसंबर सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आज इस वीडियो में हम लोग वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके MPSC 008 यानी कि स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी बाकी वीडियोस की तरह जो आंसर्स हैं उनको मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में विद मोर डिटेल्स डिस्कस करूँगी। सो आप लोगों को वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना है। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें डिस्क्राइब करना है चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स सिंस 1970s। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान देनी है बच्चों वो है 1970। तो बात हो रही है 1970 से आगे की। तो कैसे जो पॉलिटिक्स है 1970 के बाद उसका पैटर्न इतना ज़्यादा चेंज हो गया। तो सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों 1970 तक हमारे देश में जो कांग्रेस है उसका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस था। स्टेट में कांग्रेस थी, कई सारे स्टेट्स में कांग्रेस थी और सेंटर में तो थी ही। लेकिन 1970 के बाद ये होने लग गई चीज़ें कि जो कांग्रेस है उसका जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गया। सो आफ्टर डोमिनेटिंग इंडियन पॉलिटिक्स फॉर डेकेड्स द कांग्रेस पार्टी बिगेन लूजिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन स्टेट पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 1970s। तो कई दशकों तक 47 से लेकर 70 तक कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा राज किया इंडिया के ऊपर। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो कांग्रेस है उसका जो प्रभुत्व है 1970 से उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा कम होने लग गया था। उसके प्रभाव के कम होने के क्या रीजंस थे? सो दिस वाज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज डिससेटिस्फैक्शन विद इट्स सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, ग्रोइंग करप्शन एंड फेलियर टू एड्रेस रीजनल इश्यूज इफेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको तीनों कारणों को ध्यान से सुनना है कि कौन से तीन कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस का डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो पहला है डिससेटिस्फैक्शन विद सेंट्रलाइज्ड डिसीजंस यानी कि केंद्रीकृत निर्णय निर्माण। यानी कि जो कांग्रेस है वो जो भी नीति बनाती थी उस नीति में हमेशा जो केंद्र सरकार है उसको फेवर किया जाता था। तो जो स्टेट्स थे वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे। दूसरी चीज़ ग्रोइंग करप्शन एलिगेशंस। कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे और जो कांग्रेस है जो क्षेत्रीय मुद्दे यानी कि जो रीजनल इश्यूज होते हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर रही थी। द इंटरनल स्प्लिट्स विद इन द कांग्रेस लाइक द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एंड कांग्रेस आर। कांग्रेस के अंदर खुद ही बंटवारा हो गया था। एक कांग्रेस ओ थी, एक कांग्रेस आर थी, जिसकी वजह से जो कांग्रेस की ग्रिप थी ना वो टूट गई इंडिया के अंदर। ठीक है, तो 1970 के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो यही है कि जो कांग्रेस का डोमिनेंस है, कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो समाप्त हो गया था। अब हम चलेंगे दूसरे पॉइंट पर और दूसरा पॉइंट यही है कि जब कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हुआ तो उस टाइम पर ये चीज़ होने लग गई कि जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ थी वो आगे बढ़कर आने लग गई, जैसे कि DMK, AIADMK तमिलनाडु में, है ना, इस तरीके की पार्टीज आने लग गई। तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में आ गई। तो ये जो पार्टीज थी अपने स्टेट के अकॉर्डिंग एजेंडा लेकर चलती थी। तो कांग्रेस के कमज़ोर होने से क्षेत्रीय पार्टियों को उभरने का अवसर मिला जो स्थानीय आकांक्षाओं और पहचान की राजनीति पर केंद्रित थी। ठीक है, तमिलनाडु में आपकी DMK आई, IDMK तमिल गौरव और सामाजिक न्याय का समर्थन उसने किया। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी आई। इन पार्टियों ने सबसे ज़्यादा बात करते थे, देखो जब भी कोई रीजनल पार्टी होती है तो वो क्षेत्रीय मुद्दों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुनती है। सपोज़ कि कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब इलिटरेसी है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वहाँ पर जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उनको जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से टैकल करती हैं। तो जो लोग होते हैं उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्षेत्रीय जो पार्टीज़ होती हैं उनकी तरफ ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ इंडिया में हुई 1970 के बाद वो ये हुई कि पहचान आधारित राजनीति होने लग गई। अब क्या हुआ कि कास्ट, रिलीजन और रीजनल आइडेंटिटी ज़्यादा उभरने लग गई। जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार में कास्ट बेस्ड पार्टीज़ बन गई जो हम आज भी देख सकते हैं। उसमें आपकी बहुजन समाज पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है। ये क्या कर रही थी, ये पार्टीज़ आई थी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ थी। ठीक है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ थी, वंचित जो समुदाय थे उन समुदायों के लिए स्पेशली आई थी। तो सिमिलरली रिलीजन प्लेड अ रोल इन शेपिंग अलायंसेज एंड पॉलिसीज इन सेवरल स्टेट्स।
और कुछ ऐसी पार्टीज़ थी जो धर्म को भी मतलब कि धर्म को भी ज़्यादा विशेषता देती थी। तो धर्म ने कई राज्यों में गठबंधन और नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां पार्टियों ने विशेष समुदायों से वोट पाने के लिए अपील की। ठीक है, तो जो पार्टियां थी वो विशेष समुदायों को टारगेट करती थी। ठीक है, जैसे कि मान लो कि वो एससी समुदायों को, ओबीसी समुदायों को टारगेट कर रही हैं, है ना, किसी एक कास्ट को टारगेट कर रही हैं। तो पहचान आधारित राजनीति होने लग गई थी। उसके बाद कोएलिशन पॉलिटिक्स भी स्टेट लेवल पे बन रही थी। स्टेट में क्या होता था कि 3-4 छोटी छोटी पार्टीज होती थी जो आपस में कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेती थी। ठीक है, जब वो आपस में कोएलिशन गवर्नमेंट बना लेती थी तो कांग्रेस को हरा देती थी। तो कोएलिशंस की वजह से एक तो अनस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, जैसे कि जनता दल लीड कोएलिशंस 1980 में बहुत सारे बने थे। बहुत सारे तो नहीं कहूँगी मैं, आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि 1980 के दशक में जो जनता दल है उसने कैसे कैसे गठबंधन बनाए थे और उन गठबंधनों से कैसे उसने सरकार बनाने में आगे अपने कदम उठाए थे। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि 1991 में 90 में हमारे यहाँ पे लिबरलाइजेशन हुआ। अब लिबरलाइजेशन का स्टेट पॉलिटिक्स पे एक इम्पैक्ट पड़ा। अब जो स्टेट्स थे वो आपस में कॉम्पीट करने लग गए इन्वेस्टमेंट को लेकर। रीजनल लीडर्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करने लग गए। सो द शिफ्ट एम्फसाइज डेवलपमेंट पॉलिसीज एज सीन इन स्टेट लाइक गुजरात एंड तमिलनाडु वेयर लीडर्स सॉट टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज। तो वहाँ पर जो लीडर्स थे वो कहते थे कि हम यहाँ पर ये वाली इंडस्ट्रीज लाएंगे और आपको जॉब्स देंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उदारीकरण का भी प्रभाव पड़ा हमारी राजनीति पे। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें जो टेंशन एरियाज हैं यूनियन स्टेट रिलेशंस के बीच में उन्हें डिस्कस करना है। सो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पूरा का पूरा ना अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ये वाला टॉपिक, कि कैसे सेंटर और जो स्टेट के रिलेशनशिप है कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, उसमें क्या क्या मुद्दे हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ डिवीजन ऑफ पावर के बारे में। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात बच्चों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता है कि हमारी ना 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और हमारी कॉन्करेंट लिस्ट होती है। और उनके अंदर मुद्दे लिखे होते हैं। यूनियन लिस्ट में लिखे होते हैं वो सारे मुद्दे जिन पर आपकी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट और कॉन्करेंट में दोनों कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स अंडर 7th शेड्यूल। हाउएवर देयर आर फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स ओवर विच लिस्ट union state concurrent a particular subject falls under state often feel they have been deprived of authority over self। तो यहाँ पर जो states हैं वो क्या फील करते हैं, वो फील करते हैं डिप्राइव्ड का मतलब होता है कि कई सारे ऐसे मुद्दे जो स्टेट के अंतर्गत आने चाहिए थे स्टेट को वो नहीं दिए गए और सेंटर ने अपने अंतर्गत ज़्यादा पावर्स ले ली। तो इस बात को लेकर उनमें झगड़ा होता है। तो भारतीय संविधान राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के तहत करता है, पहली बात। ठीक है, तो यह विभाजन हमेशा स्पष्ट नहीं होता, कभी कभी विभिन्न विषयों को लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में जो मुद्दे आते हैं उस पर विवाद होता है। तो राज्य अक्सर क्या महसूस करते हैं कि कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे उनका अधिकार जो है वो हटा लिया गया है, और विशेष रूप से जब संघ सरकार राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करती है जब। उसके बाद आता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो ओवर टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंक्रीजिंगली अज्यूम्ड पावर्स दैट वर ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर स्टेट। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना वो धीरे धीरे क्या करती थी कि जो स्टेट की पावर्स होती थी ना उनमें कानून बनाने लग जाती थी, स्टेट के कामों में इंटरफेयर करने लग जाती थी, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस आता था। ठीक है, तो संघ सरकार ने उन शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया जो मूल रूप से राज्यों के लिए थी, जिससे असंतुलन की भावना पैदा हो रही है। यह केंद्रीकरण विशेष रूप से वित्त, कानून प्रवर्तन और नीति निर्माण के क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। तो इस कारण राज्य ये महसूस करते हैं कि उनकी स्वायत्ता को कमज़ोर किया जा रहा है। तो राज्य क्या कहते हैं कि जो ऑटोनॉमी उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती, बिकॉज जो स्टेट है वो अपने हाथों में ज़्यादा शक्तियाँ ले लेता है। अब जो सेंटर है वो अपने हाथों में ज़्यादा शक्तियाँ ले लेता है, जिसकी वजह से जो स्टेट्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टेट मैटर्स में इंटरफेयर करना। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कभी कभी इंटरफेयर करती है ऐसे मैटर्स में जो कि स्टेट के डोमेन में आते हैं। ठीक है, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनमें करती है इंटरफेयर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। प्रेसिडेंट रूल क्या होता है,
देखो जो हमारा गवर्नर होता है ना, आप लोगों को एक बार मैं बता देती हूँ कि जो आप लोगों का आर्टिकल 356 है वो क्या है। तो देखो हर एक स्टेट में एक गवर्नर होता है, जो गवर्नर होता है उसको हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो यानी कि जो गवर्नर है उसका काम होता है स्टेट के अंदर जो भी काम चल रहे हैं स्टेट के कामों पर वो एक प्रकार से नज़र रखता है, ठीक है। नज़र किस हिसाब से रखता है कि स्टेट में जो भी काम हो रहे हैं वो संविधान के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। संविधान के अकॉर्डिंग नहीं, अगर नहीं होते हैं तो उस टाइम पर जो हमारा गवर्नर होता है वो रिकमेंड करता है, ठीक है। वो रिकमेंडेशन देता है किस चीज़ को लेकर, वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पर संविधान के अनुरूप काम नहीं हो रहा तो यहाँ पर लगा दो प्रेसिडेंट का रूल लगा दो, ठीक है। क्या लगा दो यहाँ पर, राष्ट्रपति शासन लगा दो, यानी कि जो वहाँ की सरकार होगी विधायिका होगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, भंग कर देंगे और राष्ट्रपति के हाथों में सारी शक्तियाँ जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज होती है राष्ट्रपति शासन को लेकर, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर करती है उन मैटर्स में जो कि स्टेट के डोमेन में आते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूज़ करती है आर्टिकल 356 टू डिसॉल्व स्टेट असेंबलीज एंड डिसमिस गवर्नमेंट इन कंट्रोवर्शियल इश्यूज लीडिंग टू एक्विजिशन ऑफ मिसयूजिंग पावर इन पॉलिटिकल गेन्स। तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो जो है प्रेसिडेंट रूल वाली जो पावर है उसका क्या करती है, मिसयूज़ करती है, ठीक है। तो यहाँ पर राजनीतिक लाभ के लिए वो क्या करती है, शक्तियों का दुरुपयोग करती है। अब जो अगला मुद्दा इनके प्रॉब्लम का आता है वो आता है आपका फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का। जो यूनियन है, ऑन द यूनियन इज सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ टेंशन फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, ठीक है। आर्थिक संबंध हमें बताने हैं कि जो हमारे स्टेट्स होते हैं ना वो वित्त के लिए, ठीक है, पैसे के लिए किस पे निर्भर होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट पे निर्भर होते हैं। तो स्टेट्स जो है अपना डिससेटिस्फैक्शन दिखाते हैं विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर स्टेट को असंतोष होता है क्योंकि जो संसाधनों का वितरण है वो असमान तरीके से हो रखा है। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि ज़्यादा पोर्शन ले लेती थी पहले, टैक्स का, रिवेन्यू का ज़्यादा पोर्शन ले लेती है, ठीक है। तो जब गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम आया, ठीक है, तो और ज़्यादा जो इनके बीच के फिजिकल रिलेशंस हैं वो और भी ज़्यादा अब कॉम्प्लिकेट हो गए हैं और जो स्टेट्स हैं उनके पास बिल्कुल भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अब नहीं रही है, ठीक है। ऐसा स्टेट्स आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता कि रियल में ऐसा है या नहीं है। तो ये सिर्फ जो स्टेट्स हैं वो आर्ग्यूमेंट करते हैं और इसकी वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में टेंशन्स बढ़ती हैं फाइनेंशियल मुद्दों को लेकर, ठीक है। स्टेट्स कहते हैं कि हमें ज़्यादा पोर्शन मिलना चाहिए था टैक्स का। और रोल ऑफ गवर्नर तो मैंने आपको बता ही दिया कि गवर्नर का क्या काम होता है। तो जो गवर्नर है वो यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है, जो हमारी संघ सरकार है वो करती है। तो जो गवर्नर्स हैं उनको कहा जाता है कि वो किसको फेवर कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर कर रहा है गवर्नर। जो राज्यपाल होते हैं वो संघ सरकार को फेवर करते हैं विच क्रिएट फ्रिक्शन विद स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न होता है स्टेट्स के साथ उसका, स्पेशली दोज रन बाय अपोजिशन पार्टी। अब इसका क्या मतलब है, जब भी सेंटर में मान लो कि कोई एक स्टेट है, सेंटर में आपकी है बीजेपी, ठीक है, सेंटर में है आपकी बीजेपी है और मान लो कोई एक स्टेट है जहाँ पर आपकी कांग्रेस है। तो जब भी कांग्रेस वाला जो स्टेट होगा वहाँ का जो गवर्नर होगा वो किसको करेगा सपोर्ट, वो बीजेपी को सपोर्ट करेगा। तो गवर्नर हमेशा कांग्रेस के कामों में टांग अड़ाएगा, ठीक है। तो जब भी अगर अपोजिशन पार्टी होती है स्टेट के अंदर, जब भी स्टेट के अंदर बच्चों अपोजिशन पार्टी होती है तो वहाँ पर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज होती है गवर्नर की वजह से। और अब हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ लिबरलाइजेशन हैज़ एसेंचुएटेड द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। तो सबसे पहले आप लोग रीजनल इम्बैलेंस समझ लो, यानी कि मान लो कि जो हमारा कोई एक स्टेट है या हमारा पूरा का पूरा जो इंडिया है उसमें हमें कई सारे रीजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो हमारे वेरियस रीजन्स हैं क्या वहाँ पर सब चीज़ें समान हैं, क्या वहाँ पे सब कुछ एक जैसा है। अब हमें पता है कि हमारे ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या है, हमारे डेवलप्ड हो रखे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, है ना, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लिटरेट हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं।
कुछ ऐसे स्टेट हैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, कुछ बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं। तो ये हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्षेत्रीय इम्बैलेंस, रीजनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि लिबरलाइजेशन समझते हो? लिबरलाइजेशन जो भी मैंने ऊपर बताया कि 1990 में इंडिया में एलपीजी पॉलिसीज़ आई थी, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था कि इंडिया में एमएनसीज वगैरह उसके बाद से आने लग गई, ठीक है। नई नई इंडस्ट्रीज़ खुलने लग गई, एमएनसीज आने लग गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ गया और प्रवास जो आपका माइग्रेशन है वो भी उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो अब बताना है कि कैसे जो लिबरलाइजेशन है उसने रीजनल जो इम्बैलेंसेस होते हैं उनको असेंचुएट किया, यानी उनको बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले हम बताएंगे अनइवन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो लिबरलाइजेशन इनिशिएटेड इन अर्ली 90s, जब हमारा 1990 था तब लिबरलाइजेशन आया। इसका एम था इंडियन इकॉनमी को ओपन कर देना, स्टेट कंट्रोल को कम करना और प्रमोट करना प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। पता है ना उसके बाद से कितना ज़्यादा मतलब प्राइवेटाइजेशन हो गया। तो वाइल इट लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एट द नेशनल लेवल, द बेनिफिट्स हैव नॉट बीन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस रीजन्स। सो यहाँ पर क्या हुआ कि जो लिबरलाइजेशन है उसकी वजह से हमने ये देखा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन हर एक स्टेट में एक जैसा ग्रोथ नहीं हुआ। जो स्टेट्स वेलियर थे, डेवलप्ड थे, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, जबकि जो पुअर स्टेट थे जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया के ईस्टर्न पार्ट्स के, उन्हें फिर भी स्ट्रगल करना पड़ा। दिस हैज़ एग्जैबरेटेड रीजनल डिस्पैरिटीज़। तो इसकी वजह से जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को बता देना है कि 1990 के दशक की शुरुआत में उदारीकरण हुआ, ठीक है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलना, राज्य नियंत्रण को कम करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी को क्या करना था, बढ़ावा देना था। और इसने राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वृद्धि बहुत ज़्यादा की, पर जो इसका लाभ था वो समान रूप से नहीं मिला, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है बच्चों? इंडस्ट्रियलाइजेशन तो जब हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं। तो लिबरलाइजेशन से क्या हुआ, हमारा हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन कई सारे रीजन्स में, जैसे कि हुआ आपके महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ पर हो गया एक तरीके से बूम हो गया, इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी आ गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या आई, इन्वेस्टमेंट आई। और वहीं जो हम बात करें लेस इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स जैसे कि आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वहाँ पर जो है ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं आई, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिवाइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। सो बहुत ही बेसिक है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हर एक स्टेट में नहीं गई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर आता है एग्रीकल्चरल डिक्लाइन। अब जो गांव के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को कम मतलब करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूरल रीजन्स थे स्पेशली इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पर स्टैग्नेशन या डिक्लाइन हो गया एग्रीकल्चर का, क्योंकि जो स्टेट है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा था, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रहा था, और जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स आ सकती थी वो आनी बंद हो गई, ठीक है। जो नई नई एग्रीकल्चर की टेक्निक्स आ सकती थी वो आनी बंद हो गई। तो जबकि उदारीकरण ने औद्योगिकरण, सेवा क्षेत्र के विकास को तो बढ़ावा दिया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा इसने नहीं कर पाया, ठीक है। तो आधुनिक कृषि जो तकनीकें हैं वहाँ तक किसानों की पहुँच नहीं हो पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ गई, फिर माइग्रेशन भी बढ़ गया। अब लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि हर कोई माइग्रेट करने लग गया। जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन थे वहाँ से लोग डेवलप एरियाज़ में जाने लग गए। आज हमने देखा कि दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई में कितने सारे लोग रहते हैं, और अच्छे अच्छे जो स्किल्ड लेबर थे वो वहाँ पे चले गए, अपने स्टेट को छोड़ दिया और दूसरे स्टेट में चले गए, दूसरे स्टेट का डेवलपमेंट करवा दिया। तो इसको हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि आपका जो है अपने इंडिया के अंदर भी हो सकता है और इंडिया से बाहर भी हो सकता है। मान लो कि इंडिया की पढ़ी लिखी पॉपुलेशन है जिसको बहुत कुछ आता है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, और वो इंडिया में जॉब ना करके किसी और देश में जाके जॉब करता है, मान लो अमेरिका चला जाता है, ब्रिटेन चला जाता है, वहाँ जाके वो जॉब करता है, तो इसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि उसके पास जो नॉलेज थी, जो वो अपने देश को ग्रो करने में यूज़ कर सकता था, वो इसने अपने देश में यूज़ नहीं की और वो दूसरे देश में चला गया, ठीक है। तो दिस माइग्रेशन हैज़ फर्दर एसेंचुअल, इसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट और इनकम और डेवलपमेंट के टर्म्स में बढ़ जाता है, ठीक है। तो उदारीकरण के परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप पिछड़े क्षेत्र जो हैं, जो लोग हैं वो बेहतर नौकरी की तलाश में विकसित राज्यों में चले गए, ठीक है। कहाँ चले गए बच्चों? विकसित राज्यों में लोग जाने लग गए, जैसे कि बेंगलोर, मुंबई में वहाँ पे जाने लग गए,
और एक तरीके का मस्तिष्क पलायन हमारे इंडिया में होने लग गया। फिर यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट, जो सरकार है वो हमेशा अर्बन डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करती है, शहरों का डेवलपमेंट करती है, और जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनको निगलेक्ट कर देती है। जैसे कि आईटी की सर्विसेज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर के हब्स हो गए, वो रूरल एरियाज़ जो है वो इन सब चीज़ों में अंडर डेवलप्ड बने रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, उदारीकरण नीतियाँ मुख्य रूप से शहरी विकास और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित थी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों को नज़रअंदाज किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाओं और बुनियादी ढांचे के हबों के विकास ने शहरों को समृद्ध किया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जो है वो पिछड़े रहे। इसके परिणाम स्वरूप शहरी ग्रामीण विभाजन और अधिक स्पष्ट हो गया, जहां शहर आर्थिक केंद्र बन गए और ग्रामीण क्या हो गए, पीछे रह गए। जो शहर है वो बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए। सो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में जो आपकी MPSC 008 है उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप लोग बाकी के पार्ट्स भी देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ओके।